Hello students, this is lecture number 14 Atomic Structure Class +1। मैं आपसे इस लेक्चर में बोहर्स मॉडल डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, बोहर्स मॉडल एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। ये 1913 में बोहर्स ने दिया था और ये मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, मीन हाइड्रोजन के लिए एंड हीलियम आयन के लिए, राइट। लिथियम +2, इनका Z बदल रहा है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें एक है। तो ये एक 2 डायमेंशनल मॉडल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। सेकेंडली, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके यूज़फुल पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। बट बोहर्स मॉडल तक पहुँचने के लिए जो हिस्ट्री थी वो थोड़ा सा उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कहानी ये थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद सवाल ये था कि ये एटम में पड़े कैसे हैं। जे थॉमसन ने एक सिंपल सा मॉडल दे दिया, थ्योरेटिकल मॉडल था, प्लम पडिंग मॉडल, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था, सिंपली एक एटम के साइज़ की इंफॉर्मेशन मेंशन की थी कि वो 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। उसके बाद अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम रुदरफोर्ड्स मॉडल कहते हैं, उससे हमें पता चला कि एटम में न्यूक्लियस होता है। अल्फा रे स्कैटरिंग से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में पड़ा है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस मॉडल से एटम की स्टेबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और उसने सिंपली ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक जिसको प्लेनेटरी मॉडल का नाम देते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कह रही थी कि रेडिएशंस जो हैं वो वेव करेक्टर रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो स्ट्रेस दे रही थी रेडिएशन की वेव नेचर के ऊपर। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन तब होते हैं जब हम रेडिएशन को पार्टिकल मानते हैं। अब इन बातों को देखते हुए कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी है, प्लैंक्स ने एक थ्योरी दे दिया जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, जिस थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि रेडिएशन के पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है। And according to Planck's quantum theory, energy is emitted obviously in the form of electromagnetic radiation. Energy is emitted discontinuously in the form of small packets known as photons or quantas. Okay? तो जो कि रेडिएशन के डुअल कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन बतला रही थी। अब बोहर मॉडल ने, ये मेन पॉइंट है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझते हुए कि रेडिएशन के पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है, उसको बेस मान के एक मॉडल दिया। सो कहने का ये मतलब हो गया, जो रुदरफोर्ड मॉडल था जिसमें न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, वो रेडिएशन, उस समय रेडिएशन की पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं पता था, जिससे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना मुश्किल था। तो कैसे, ये तो आपको बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि रुदरफोर्ड मॉडल के फेल होने का मेन कारण ये भी था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि वो उस मॉडल में हम ये कंसिडर कर रहे थे कि रेडिएशन कॉन्टीन्यूसली इमिट होती है, मीन्स रेडिएशन का सिंपली वेव नेचर लिया जा रहा था। तो अगर रेडिएशन का वेव नेचर है तो
जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, राइट, वो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा। क्यों कॉन्टिन्यूस? क्योंकि रेडिएशन की हम वेव नेचर मान रहे हैं, और वो एनर्जी लूज करता जाएगा एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो मीन रुदरफोर्ड मॉडल was not in a position to explain the stability of an atom, but Bohr considered Planck's quantum theory as the base in which he considered radiation to have particle character also. So in 1913, Neil Bohr gave a model, two-dimensional model known as Bohr's model. अब हम इस मॉडल की पोस्टुलेट्स तक पहुंच सकते हैं। मैंने पूरी इसकी बैकग्राउंड जो है वो तैयार कर दी है। पहला जो इसका पॉइंट है, क्या, मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहीं से तो बात शुरू हुई थी कि जो रुदरफोर्ड का पॉइंट था कि इन एन एटम वी हैव अ न्यूक्लियस विच इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ एन एटम एंड होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज सपोज टू बी प्रेजेंट इनसाइड दैट न्यूक्लियस। ये वही वाला पॉइंट यहाँ उठाया है। अब इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। ओके, अब इसको हम इस मॉडल में क्या इंप्रूवमेंट आती है उसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स which have fixed energies, and these energy levels are called stationary level or fixed energy level. These are numbered as 1, 2, 3 or KLMN. Okay, अब जो डिफरेंस आया कि जो एटम में न्यूक्लियस सेंटर में पड़ा है और शेल्स हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, स्टेशनरी लेवल्स भी कहते हैं। हर स्टेशनरी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है। अब यहाँ फिक्स्ड का मतलब क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड वैल्यू है, एज सच कोई और वैल्यू नहीं, एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है -2 पाई स्क्वायर m e raised to power 4 z square by n square h square. Clear? This is the formula to find out energy of electron in a particular shell. जहां m mass of electron है, e charge of electron है, z atomic number है, h Planck's constant है। मैंने कहा ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इंप्लीमेंट किया गया है। जब इसको वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आती है -13.6 ओके z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब ये पहली शेल है जिसके लिए n 1 है। इसमें कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों? क्योंकि शेल की इतनी एनर्जी है। ओके, ये क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। एंड रिमेंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 raised to power -19 जाउल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल होता है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो ये मेरे पास एनर्जी जाउल्स पर एटम में आ जाएगी। तो -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इज -21.9, I repeat, -21.8 into 10 raised to power -19 by n square into z square joules पर एटम। तो ये एनर्जी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में जो है
वो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने n के लिए, n इज़ अ नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन दिया है. यू कीप ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ n, यू विल गेट दैट एनर्जी. अब अगर यही वैल्यू मैं पर मोल लूँ, पर मोल का मतलब ये वो गेट वन नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. तो उसके लिए क्या करूँगा, इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल. सो दिस इज द एनर्जी पर मोल. तो मैंने 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं, एक -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दूसरा -21.8 इंटू 10⁻19 राइट Z²/n² जूल्स पर एटम, एंड थर्ड -1312 किलो जूल पर मोल इंटू Z²/n². इज दैट क्लियर? ये 3 एक्सप्रेशन है, आप कोई भी जो है यूज़ कर सकते हैं. अब इसको ज़रा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए. पहली शेल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सेंस में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गई. सेकेंड शेल में क्या होगी? जनरल एक्सप्रेशन क्या है? ये है, कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए. यू पुट n इज इक्वल टू 2, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 हो गया इंटू z. हाइड्रोजन के लिए z कितना है? 1. सो -13.6 बाय 4, दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. थर्ड शेल के लिए ये वैल्यू कितना हो गया? -13.6 बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बन गया ये वैल्यू. सो यू कैन इमेजिन कि हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है. एंड रिमेंबर, जो बात याद रखनी जरूरी है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है. ऐसा नहीं आप किसी भी एलिमेंट के लिए एनर्जी निकाल सकते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी होगा. ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमने एक्सप्रेशन दिया है. ये बात बहुत बड़ी है. ओके तो इसका मतलब अगर आप हीलियम के लिए एनर्जी निकालना चाहते हैं, हीलियम आयन, नॉट फॉर हीलियम, हीलियम आयन, हीलियम आयन मैं यहां इसको रब कर देता हूं. हीलियम आयन के लिए Z क्या होगा? 2 होगा. और हीलियम आयन का मतलब N 1 है. तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? फर्स्ट शेल में -13.6, इस साइड पे लिख दूं, -13.6 Z² N1 है, मल्टीप्लाइड बाय Z²2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फॉर helium ion. And what is its energy in the second level? -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये Z² का हो गया बाय 4. अब देखिए यहां से अब सम्स बनने शुरू हो जाएंगे. मीन हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल का एनर्जी कुछ और है, हीलियम आयन के लिए कुछ और है, लिथियम +2 के लिए कुछ और होगा. राइट? क्यों? क्योंकि ये वैल्यू Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहां से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के केस में जो फर्स्ट लेवल में एनर्जी है, हीलियम आयन के केस में वही एनर्जी सेकेंड शेल में है. प्लीज ट्राई टू एनालाइज द डिफरेंस. और हीलियम आयन के केस में एनर्जी -13.6 इंटू 4 है. मीन्स हीलियम आयन की फर्स्ट शेल में एनर्जी और भी ज्यादा नेगेटिव है. इसको हम आगे समझाएंगे. जितनी ज्यादा एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्शन उतनी ज़्यादा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है. ओके जैसे अभी हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल में वैल्यू कितना था? -13.6. हीलियम के लिए कितना है? -13.6 इंटू 4 टाइम्स ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है. इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना 4 टाइम्स हीलियम आयन के केस में ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. वेरी यूजफुल डाटा. तो इसी तरह आप एक ही एटम के लिए डिफरेंट n की वैल्यूज़ के लिए क्या ये वैल्यू निकलती वो पता कर सकते हैं, और n सेम करके डिफरेंट सिंगल एटम स्पीशीज के लिए कितनी वैल्यू होगी वो भी पता कर सकते हैं. सेकेंडली,
इस मॉडल की मदद से हम किसी भी शेल का साइज क्या है, राइट, उसका रेडियस क्या है वो पता कर सकते हैं। तो बोहर्स मॉडल से हमें पता चला रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 pi स्क्वायर me स्क्वायर z। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एनी शेल, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 pi स्क्वायर me स्क्वायर z। वही n शेल नंबर है, h ब्लैंक्स कांस्टेंट है, pi कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर है। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। इसको सॉल्व किया है, 0.529 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 मीटर इंटू n स्क्वायर बाय z। इस वैल्यू को, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट कैसे आई, देखिए n को मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, z को 1 फॉर हाइड्रोजन, तो ये वैल्यू सॉल्व कर ली, राइट। तो ये 0.5, ऑब्वियसली जब n 1 है, z 1 है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट वैल्यू आती है। 0.529 एंगस्ट्रॉम इज बेसिकली फर्स्ट बोहर्स रेडियस। n 1 का मतलब फर्स्ट शेल हो गया ना, z 1 फॉर हाइड्रोजन, तो ये फर्स्ट बोहर्स रेडियस है, इसको हम a नॉट से लिख सकते हैं। सो दिस इज a नॉट n स्क्वायर बाय z। दिस इज फिक्स्ड वैल्यू और जनरल एक्सप्रेशन बन गया a नॉट n स्क्वायर बाय z। इसका मतलब आप अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेल का हाइड्रोजन के लिए साइज कंपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। a नॉट तो कांस्टेंट है, z 1 है, तो वो किस रेशो में आ जाएगा, 1:4:9। 1:4:9 ये इनके साइज हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी। फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 pi z square by nh। मतलब वी कैन ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल which is 2 pi z e square by nh। So velocity is directly proportional to z and inversely proportional to n। मीन जितना ज़्यादा z होगा, राइट, उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का। रिमेंबर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n शेल का नंबर है। तो ज़रा आप एक ही एटम के लिए, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, पहले मैं इसको थोड़ा और ओपन कर देता हूँ। 2 pi z d स्क्वायर बाय NH है, z कांस्टेंट है एक एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसको पुट किया तो ये आया 2.188 इंटू 10⁸, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। ये V नॉट, इस कांस्टेंट वैल्यू इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1/137 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ओके, इसका मतलब ज़रा एनालाइज कीजिए, हाइड्रोजन के लिए Z1 है, N1 है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल कितनी हुई, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1/137 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है। अगर मैं n को 2 पुट कर देता हूँ तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो गई। थर्ड में 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो उस ऑर्बिट में कम होती जा रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ये आप फिजिक्स में भी सीख लेंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो टेंजेंशियल बात हो गई, मैं जनरल इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाते हैं, उसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर ऑर्बिट में डिक्रीज करती जाती है। एंड जैसे जैसे z का वैल्यू बढ़ेगा, मींस मैं हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो z की प्रोपोर्शन में आएगा ना फर्स्ट शेल के लिए, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। जिसका z ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, साइज ऑफ दैट शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अगेन मुझे फिर बोलना पड़ रहा है कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in those orbits which have fixed energies, and these energy levels are called stationary levels or
fixed energy levels. These are numbered as 1, 2, 3 or KLN. Third point, electron revolve only in those orbits. Now you know that shells have fixed energy और हर level की energy fixed है. Okay, तो electrons revolve only in those orbits which have fixed value of energy. So electron in an atom can have only certain definite or discrete values and not any value of their own. है ना, ये बात जो हम बोल चुके हैं उसी को जस्टिफाई कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी. इसका मतलब अगर उन ऑर्बिट्स में घूमते जहाँ फिक्स्ड एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स्ड होगी ना. सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी. सो electrons in an atom can have only certain definite or discrete values and not any value of their own. So energy of electron in an atom is quantized. अब आप धीरे धीरे quantized और quantization का मतलब समझ रहे हैं, means fixed. Like energy, angular momentum, MVR को हम angular momentum कहते हैं, linear momentum into जो radius है शेल का. Like energy, angular momentum of electron in an atom is also quantized. Okay, तो what is its expression? किसी भी शेल में angular momentum कितना है? whole number multiple है h by 2 pi का. तो mvr is equal to nh by 2 pi. इसका मतलब n is what? 1, 2, 3 शेल जो नंबर है, it means वो n का मल्टीपल है. तो electrons can revolve only in those permissible, means जो possible है. Electrons can revolve only those permissible levels where angular momentum of electron is whole number multiple of h by 2 pi. Right? This is known as Bohr's quantization condition, a very important thing. इसको हम Bohr's quantization condition कहते हैं. So fifth point, when the electron in an atom are in their lowest normal energy state, they keep on revolving in their respective orbits without losing energy, because energy can neither be lost nor gained continuously. तो ये अब हमारी ऑब्जर्वेशन थी जो रुदरफोर्ड मॉडल से डिफर करती थी, क्योंकि तब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्लियर नहीं थी. अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जिसके हिसाब से एनर्जी डिसकंटिन्यूसली इमिट होती है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब इलेक्ट्रॉन एटम में है, अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में पड़ा है, तो मींस ग्राउंड लेवल में पड़ा है, N1 में पड़ा है, यहाँ घूम रहा है, इट इज रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट लूजिंग एनर्जी, क्योंकि एनर्जी अपने आप लूज नहीं हो सकती. सो दैट इज व्हाई रीड इट अगेन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इन देयर लोएस्ट नॉर्मल एनर्जी स्टेट, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन neither be lost nor gained continuously. It's simply revolving in that without losing energy, and that is the reason behind stability of atom. तो मैंने यहाँ पे अभी तक आपसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉस्टुलेट्स जो है वो बोहर्स मॉडल की डिस्कस की हैं. इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इसके बारे में आपको बतलाया गया है. एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की निकालनी वो पता कर सकते हैं, वेलोसिटी पता कर सकते हैं, रेडियस शेल का पता कर सकते हैं, एंड ये सारी बातें हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ.